हेलो क्लास 9 आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सर्वांग संहिता। आपकी बुक का ये चैप्टर 7 है और इसको शुरू करने से पहले बच्चे मैं आपके साथ एक विवेकानंद की थॉट शेयर करना चाहती हूँ कि उठो, जागो और तब तक लगे रहो जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। तो बच्चे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि इस चैप्टर को हमको सीखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टफ तो है ना, थोड़ा मुश्किल है आप लोगों को समझने के लिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, लगे रहना, ठीक है, गिव अप नहीं करना। मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब है आप इसको बीच में छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये जो चैप्टर है आपकी 10th क्लास के लिए एक तरह से बेस का काम करेगा, इसलिए इसको छोड़ के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सो आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए, इस चैप्टर को शुरू से डे 1 से बढ़िया से समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ आपको थोड़ा समय देना होगा बच्चे, है ना, टाइम देना होगा। ये नहीं कि एक बार हो गया तो छोड़ दिए, नहीं, इसको आप हर समय जब आपको समय मिलता है तो सर्वांग समता को लेकर बैठना है, तभी आप इसको कर पाओगे, ठीक है। और मैं जानती हूँ आपके अंदर वो ताकत है कि आप हर नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं, और ये तो उतना नामुमकिन नहीं है, ये आपसे होने वाली चीज है, इसलिए आप इसको कर सकते हो। तो बच्चे हमारे टॉपिक का नाम है सर्वांग समता। सर्वांग समता आप हिंदी अच्छे से जानते हैं, सर्वांग समता, सर्व अंग समान, ठीक है। इसका जो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और हिंदी में इसको जब तोड़ेंगे तो बहुत ही सुंदर शाब्दिक अर्थ इसका निकलता है, ऐसी आकृतियां जिनके सर्व अंग समान हों, ठीक है। इसके 2 आकृतियां कोई भी हो सकती हैं। हम लोग शुरू करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज, वर्ग, आयत, सर्कल, कोई भी समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, जिनके माप समान हों, जिनके सर्व अंग समान हों। सर्व अंगों में क्या आएगा बेटा, भुजाएं आएंगी, कोण आएगा, यही होगा ना। हमारी जितनी भी आकृतियां, त्रिभुज ले लो या चतुर्भुज ले लो, उसमें भुजाएं होती हैं, कोण होते हैं, यही होता है ना। तो वही उसके सारे अंग वही हुए। तो जब सर्व अंग समान हो जाएंगे किन्हीं 2 आकृतियों के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांग सम आकृतियां। तो 2 आकृतियां जिनकी सभी अंग समान हो वे सर्वांग सम कहलाती हैं। तो हमारी इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 7 है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल्स, ठीक है। इस चैप्टर के अनुसार आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले आपको त्रिभुज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैंने जूनियर क्लासेस में एक ट्रायंगल पर एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको एक बार सर्वांग समता पढ़ने से पहले उसको एक बार आप देखेंगे, मैं लिंक शेयर करूंगी, और उसके बाद आप सर्वांग समता शुरू करेंगे। हालांकि आप जानते हैं त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ, फिर भी एक बार रिवीजन करना अच्छी बात है। उसके बाद हम लोग आएंगे सर्वांग समता पर, लेकिन मैं त्रिभुज से पहले आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या में होता क्या है बेटा, सिर्फ त्रिज्या। वृत्त में क्या होता है, सिर्फ त्रिज्या। जिनकी त्रिज्याएं बराबर हों, ऐसे 2 वृत्त या 3 वृत्त या 4 वृत्त आपस में सर्वांग सम होते हैं, ठीक है। और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे आपके 2 1-1 रुपए के कॉइन ले लीजिए, वो दोनों क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। इसी तरह आपका जो वर्ग जो है एक ही भुजा का, जैसे एक वर्ग मैंने 2 सेंटीमीटर का काटा, दूसरा वर्ग भी मेरा 2 सेंटीमीटर का ही है, तो वैसे वर्ग जो है ये आपका एक कलर्ड है और एक वाइट है। इन दोनों को जब मैं एक दूसरे के ऊपर रखती हूँ तो क्या हो जाता है बच्चे, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल ढक लेते हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, इनके माप एकदम बराबर, ठीक है।
इसी तरह से आपका आयत भी होगा, इसी तरह से आपकी त्रिभुज भी होगी। ये 2 त्रिभुज मैंने आपके लिए रखी है। एक त्रिभुज कलरफुल है और एक त्रिभुज व्हाइट है। जब दोनों को तुम लोग एक साथ रखते हो, एक के ऊपर दूसरा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को ओवरलैप किया, ठीक है, एकदम एक दूसरे को कवर कर लिया। कोई भी किनारा बाहर निकला हुआ नहीं। इधर से देखोगे तब भी, उधर से देखोगे तब भी, दोनों एक दूसरे को एकदम कवर कर लिए हैं। तो इसके क्या है, सारे अंग, सारे कोण, सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर अब यही है, त्रिभुजों की सर्वांगसमता हमको पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले हमको उनको लिखने का तरीका आना चाहिए कि त्रिभुज कैसे लिखे जाएंगे और वो कैसे एक दूसरे के सर्वांगसम। हाँ तो बच्चे, मैंने बात की सर्वांग समता की, जिसमें मैंने 2 त्रिभुजों की बात की। एक है आपकी त्रिभुज ABC और दूसरी है आपकी त्रिभुज PQR। ये दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम होंगी यदि ये एक के ऊपर दूसरी पूरी एक दूसरे को कवर कर लेंगे। कहने का मतलब सभी अंग समान, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजाएं आपस में बराबर। दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल P, ये एंगल Q के बराबर होगा और ये तीसरा एंगल जो है वो भी आपस में बराबर है। इसे हम लोग कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। यहाँ पर बच्चे आपका ये जो चिन्ह है, इसको आप इस तरह से डालेंगे। ये जो चिन्ह है ये आपका बताता है कि 2 त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। ऐसे इक्वल टू का चिन्ह हम लोग इस तरह से डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये डाल देंगे तो इसका क्या अर्थ हो गया, ये चिन्ह हो गया सर्वांग समता का चिन्ह, सर्वांग समता का चिन्ह हो गया। तो इस चिन्ह को आपने डालना सीखना, इक्वल टू के साइन के ऊपर इस तरह से हम लोग डाल देंगे घुमा के, तो ये कॉन्ग्रुएंसी या फिर सर्वांग समता का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास बात आती है, क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसको ऐसे घुमा के लिखेंगे या BC को ऊपर रखेंगे तब भी क्या ये सर्वांगसम रहेंगी? यस, अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं BCA, ठीक है, और इसको इस तरह से बनाते हैं तब भी ये सर्वांगसम रहेंगी। लेकिन इनकी संगत भुजाएं अब चेंज हो गई। ये भुजा जो है इसके बराबर होगी AB, दिस वन इज इक्वल टू PQ और ये भुजा इसके बराबर होगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इस त्रिभुज को ऐसे रख दूं और इस त्रिभुज को ऐसे रख दूं, क्या ये दोनों सर्वांगसम होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि जब मैं इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखूंगी तो ये दोनों एक दूसरे को कवर तो करेंगी। अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट करती हूँ, ऐसे दिखा रही हूँ तुम लोग को, या मैं तुम लोग को इस तरह से दिखा रही हूँ, ये तो कोई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको घुमा के ऐसे रख सकती हूँ, इसको बेस को ऊपर कर सकती हूँ, इसके बेस को नीचे कर सकती हूँ। लेकिन हमको ये समझना है कि सर्वांग समता का त्रिभुजों को घुमाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम लोग नाम भी बदलेंगे, जैसे यहाँ पर ये आ गया ABC, ओके, और यहाँ पर है PQR। अब देखो, अब हमको लिखना कैसे है, क्या ABC PQR के सर्वांगसम है? ABC आपको देखना है, ये दोनों भुजाएं आगे जो लिखी है, AB बराबर PQ है, AB बराबर PQ नहीं है, ये अलग भुजा है, QR के बराबर है, यानी कि हमको इन दोनों में से किसी एक का नाम चेंज करना पड़ेगा। जब हम इस तरह से नाम लिखते हैं तो जो संगत भुजाएं आती हैं वो बराबर होनी चाहिए।
जैसे इसमें क्या था, देखो ध्यान से बेटा, ए बी बराबर पी क्यू है, ठीक है। ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी बराबर है क्यू आर, बी सी बराबर है क्यू आर, ठीक है। तीसरे नंबर पर ए सी बराबर है पी आर, ए सी बराबर है पी आर। संगत भुजाएं समान आ गई। तो लिखने का तरीका आपकी भुजाओं की इक्वालिटी पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए भुजाओं को एकदम दिमाग में सेट करके अब हम इसको लिखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, ये तो लिखा गया ए बी सी। इसको क्या लिखेंगे आप, ए बी के इक्वल कौन सी भुजा है, क्यू आर, और बी सी, ए बी सी, बी सी के इक्वल कौन सी है, पी आर। तो क्या आएगा, ट्रायंगल क्यू आर पी। चेक करें क्या हमने सही लिखा है, ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर आर पी, बी सी बराबर आर पी, ओके। एंड ए सी बराबर क्यू पी, ए सी बराबर क्यू पी। सही आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वांग समता। क्या इंपॉर्टेंट है, त्रिभुजों को कैसे लिखा जाए। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है। आप लोग की एक्सरसाइज में भी ऐसे सवाल होंगे, कभी टेढ़ा कभी सीधा। जैसे ये त्रिभुज आपको दे दी गई है, ठीक है, एक इस तरह से और एक कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर, ओके। ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसको कैसे लिखेंगे। फिर से हम लोग देखें एक बार। ये तो आएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखें ए बी के बराबर कौन सा है, पी क्यू ही है। क्या लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू। पहले तो पी क्यू लिख दिए। अब यहाँ पर बी सी है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी क्यू आर। क्या ऐसे लिखने से सही होगा, ए बी बराबर किसके था, पी क्यू के, ठीक है। अब हमने लिख दिया। अब बचा क्या है, आर बच गया। अब देखो तो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी और पी क्यू आपस में बराबर हो गए। बी सी बराबर क्यू आर, ये तो हुआ नहीं है ना। ये क्यों नहीं हुआ, यहाँ पी क्यू आर, यहाँ पर पी क्यू आर, तो हम लोग को क्या करना था, क्यू पी आर, उल्टा चलना था। तो यहाँ पर हम अगर लिख के देखें क्यू पी आर, अब देखो कैसे होगा। ए बी बराबर है क्यू पी के, ओके। और बी सी बराबर है पी आर, क्यू पी के पी आर, ठीक है। और ए सी बराबर है आपका क्यू आर के। देखो उसी क्वेश्चन को बनाने में कैसे हम मिस कर जा रहे थे उस पॉइंट को, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि ऐसा भी होगा। तब आपको क्या करना होगा, पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। P को Q की जगह पे, Q को P की जगह। बात तो PQ ही है, लेकिन अब इसमें देखना कैसे है ये भी देख लो। A B इस तरह से है, तो यहाँ पर आपका QP इस तरह से, ये बेस, ये जो आपका परपेंडिकुलर था वो अब ऐसे आ गया है, ठीक है। तो इसको हमने QP, ये और ये आपस में बराबर। नेक्स्ट है आपका BC को किसके बराबर रखा गया, PR के बराबर है, तो उसको वैसे ही रखेंगे। फिर AC और QR ऑटोमेटिकली बराबर है, तो वो भी बराबर हो गए। तो ये आपकी सर्वांग समता त्रिभुजों को लिखने का तरीका हो गया कि कैसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों को लिखा जाए, है ना। अब इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी है, AB बराबर QP है, ठीक है। उसके बाद BC बराबर
PR है, उसके बाद AC बराबर QR है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? संगत भुजाएं। और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इनको? करेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या कहा जाता है? करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये आपके दो तरह के, एक तो सिंपल वे हो गया जिसमें हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, उसमें कोई उलझन नहीं है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा उसके, कोई उलझन नहीं। दूसरा तरीका है जिसमें आपको भुजाओं को घुमा फिरा के, ट्राइंगल्स वही है, यही दोनों ट्राइंगल्स है, लेकिन कभी आपको वो इस तरह से रख दे रहा है, कभी आपको वो इस तरह से रख दे रहा है, कभी आपको वो इस तरह से रख रहा है। अब आपको इसका नेमिंग समझना है कि कैसे करें ताकि संगत भुजाएं एक प्रॉपर जगह पर आ जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एंगल B 90 डिग्री है, मैंने बनाया, यहाँ पर एंगल P 90 डिग्री है। ये देखो एंगल B सेंटर में आ गया, यहाँ पर एंगल P क्या है? वो भी सेंटर में आ गया। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है। उसके बाद एंगल A जो है वो Q के बराबर होगा और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा। यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू, ये भी यहीं से तय हो जाएगा। अगर आपने नेमिंग सही सही की है तो यहीं से तय होगा। पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा कोण दूसरे के बराबर, तीसरा कोण तीसरे के बराबर। इससे क्या कहते हैं? संगत कोण। संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये आपकी सर्वांग समता का बेसिक हो गया। इसको समझने के लिए आपको आपकी बुक में बहुत सारी एग्जांपल्स दी होंगी, उसको एक बार अपनी फेयर कॉपी में बनाना है और समझने की पूरी कोशिश करनी है। बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया ना कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, यदि मैंने इसको ऐसे रखा है और आप इसको बता सकते हो, मैंने सारी भुजाओं का मेजरमेंट लिख दिया है और आप इसको बता सकते हो कि ये सर्वांग सम है और इसको कैसे लिखना है, इट मीन्स आदि सर्वांग समता आपको समझ में आ गई। आज मैं केवल यही बताऊंगी कि सर्वांग समता होती क्या है और इसको कैसे लिखना है, और इस चीज पर आप पूरा कंसंट्रेट करेंगे और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और खुद से एग्जाम्पल बना के, खुद से मतलब आप इसका नाम XYZ रख लीजिए, किसी भी भुजा को किसी भी भुजा के बराबर रख दीजिए, इसका नाम ABC रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस भुजा को इसके बराबर, इस भुजा को इसके बराबर, इस भुजा को इसके बराबर रख दिए। अब आप इसमें नेमिंग करिए कि कैसे ये दोनों लिखी जा सकती हैं। ये कॉन्सेप्ट जिस दिन आपको क्लियर हो गया उस दिन आपकी आधी सर्वांग समता की समस्याएं क्लियर हो गई। बहुत दिन तक बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हम इसका नाम कैसे लिखें, ये लिखा कैसे जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सर्वांग समता का बेस बताएगा और जैसे ही आपको बेसिक समझ में आ गया करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या कौन सी होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी होती है, उसके बाद सर्वांग समता के 4 नियम है बच्चे, आपने 7th में भी पढ़े हैं, अभी हम उसको थ्योरम के रूप में भी आगे पढ़ेंगे। वो चारों नियम याद करने में आपको बहुत आसानी होगी और वो बहुत जल्दी समझ में भी आएंगे। तो अभी 4 नियमों में पहला नियम है आपका SAS। SAS आपको नंबर 1 है SAS, नंबर 2 है ASA, नंबर 3 है SSS एंड नंबर 4 है RHS। अब ये नियम क्या कहते हैं, क्यों आए, कैसे आए? बच्चे जब भी हमको 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है तो सोचो हमको कितना काम करना पड़ेगा। सर्व अंग समान करने के लिए इस भुजा को इसके बराबर सिद्ध करो, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर, देन सभी संगत कोणों को सिद्ध करो, यानी कि 6 आइटम्स को हम लोग इक्वल सिद्ध करेंगे तब जाके ये हमारा सर्वांगसम होगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत सारी चीजों पर खोज करते हैं, इस पर भी खोज हुई कि अगर हम ये 4 नियम, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल, और मैं यहाँ लिख देती हूँ S मीन्स साइड एंड A मीन्स एंगल, ठीक है। साइड एंगल साइड यानी कि केवल तीन अंग
कौन सी? दो साइड्स और उनके बीच का एंगल कोण अगर हम बराबर सिद्ध कर देंगे तो उससे भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कहने का मतलब अगर ये तीनों अंग समान है उससे क्या हो गया? त्रिभुज सर्वांगसम। वो ऑटोमेटिकली सर्वांगसम होंगे, ये नहीं कि उसके तीन ही अंग बराबर होंगे, ऑटोमेटिकली उसके 6 के 6 अंग बराबर हो जाएंगे। ये हम प्रूव करेंगे। उसके बाद है ESA, दो कोण और उनके बीच की भुजा। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और बीच की भुजा यानी कि दोनों का बेस अगर आपस में बराबर है तो भी सारे के सारे अंग आपस में बराबर हो जाएंगे यानी कि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगी। SSS का मतलब है तीनों भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, 4 4 5 5 6 6, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये SSS का नियम हम लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रूव करेंगे। लास्ट है RHS। RHS होता है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एट एनी साइड, यानी कि समकोण त्रिभुज पर ये नियम लागू होगा जिसमें एक कोण तो राइट एंगल होगा ही, उसका हाइपोटेन्यूज जरूर बराबर होना चाहिए यानी कि कर्ण, उसका कर्ण जरूर बराबर होना चाहिए और कोई भी एक भुजा यानी कि लंब या आधार में से कोई भी एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इन चारों नियमों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उनमें से एक एक करके सबको प्रूफ करते चले जाएंगे। लेकिन बच्चे उससे पहले आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल खुद से और कुछ आपकी जो बिहार बोर्ड की या NCERT की बुक्स है उनमें दी हुई एग्जाम्पल्स को बनाना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा बेटा। और सर्वांग समता इतनी आसान नहीं है कि एक बार में ही समझ में आ जाए, थोड़ा सा कंफ्यूजन पहले होगा लेकिन आप गिव अप नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं, केवल अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे पता है मेरे बच्चे जो हैं वो जब ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं। बेटा मैं चाहती हूँ कि अब तुम प्रूव करो कि तुम लोग मेरे स्टूडेंट है ना। मैं हमेशा तुम लोग को मोटिवेट करती थी कि विपरीत परिस्थितियों में जब हम काम करेंगे तब उसका कोई रिजल्ट अच्छा आएगा, तब कहेंगे कि वो काम सही हुआ। तो अभी परिस्थितियां हमारे बिल्कुल विपरीत हैं, हम लोग एक दूसरे को इंटरेक्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपना काम करते हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है और करते रहेंगे। सर्वांग समता समटाइम्स आपको गुस्सा भी आएगा कि मिस को पढ़ाने नहीं आता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैंने सर्वांग समता पढ़ी थी, मेरे मैथ्स के सर मेरे फेवरेट टीचर थे, लेकिन मुझे लगा कि सर को पढ़ाने नहीं आता है, कि कैसे पढ़ा रहे हैं सर्वांग समता, ऐसे कैसे हो गया, ये उसके बराबर ये कहाँ से आ रहा है। ऐसा तुम लोग को भी लगेगा, लेकिन गिव अप नहीं करना है, ठीक है, लगे रहना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो ये सोचकर अंत कर रही हूँ कि तुम इसको ध्यान से देखोगे, समझोगे और खुद अपने से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।